ऐसी दूर रहना चाहती है क्योंकि मुसलसल जो मुज़ाहरे वगैरह हुए पीटीआई के, उसमें एम्बेसी को ये भी तो डर हो सकता है कि बीच में वो कश्मीर पे नारा लगाते-लगाते इमरान खान ज़िंदाबाद का नारा लगा दें। मेन स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं बुलाया जाता। बायकॉट हो गया था और बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तो कम से कम एक विगल रूम यहाँ पर है हाँ, जहाँ बिल्कुल बेहतरी है, बिल्कुल है। पहले से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी और खासतौर पे जो कश्मीरी लीडरशिप है यहाँ पर, उन्होंने इस दफा ऐसा क्यों वहां पर क्यों अपना हिस्सा नहीं डाला, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि लेकिन हाइलाइट उसी वक़्त की जाती है कोई चीज़ जब उससे अमेरिका के मफादात को नुकसान ना पहुँचे। जियो है, एआरवाई है, डॉन है, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं। इनके जर्नलिस्टों को भी दूर रखा जा रहा है। हमने पहले देखा कि कभी-कभी आप लोगों को प्राइवेट भी खबरें मिल जाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि इन लोगों को तो बिल्कुल मुस्तकिल बुनियाद पे दूर रखा गया, खबरें देने तो के लिए उसमें कुछ हमारा हमारा फ़ायदा हो गया है, हमारा नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हो गया है कि अब हम उनसे नहीं लेते। मतलब हमारा क्या नुकसान है, अब हम वही खबर स्टेट डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, वही खबर व्हाइट हाउस से ले लेते हैं और उनको तकरीबन मेरा ख़्याल है मैं, वाजिद और जहाँ ज़ेब तो खुद पहुँच भी जाता है और मैं मीडियम उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल इंडिया में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन हमारे मफादात भी ये हैं। जो पीपल्स पार्टी के आते हैं वो भी पीपल्स पार्टी तक महदूद रहते हैं, जो मुस्लिम लीग के आते हैं वहां तक महदूद रहते हैं, जो पीटीआई के आते थे वो भी किसी और से दोबारा इंटरेक्शन करना नहीं पसंद करते थे, वो सिर्फ अपनी स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं बुलाया जाता। बाकी तो किसी के नाम कुछ भी लगाकर बुला लेते हैं, बट यस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो या बंद पड़े हुए हैं या वो इतने भारी हो चुके हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बंद करो ना यार। ये एक बना दिया गया है नैरेटिव के अगर आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कहीं से भी उनको शायद ऐसा लगता है कि ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगी उसको जवाब देना, तो उस वक़्त फिर वो अटैक मोड पे फ़ौरन आ जाते हैं। और ये इन्होंने दूसरी पार्टी को भी मना करने की कोशिश की कि आप मीडिया से इंटरेक्शन ना करें। सो ऐसा होता नहीं है और यही बात एम्बेसी से और ये कि और भी जो लोग आते हैं उनसे ये की गई कि आप प्लीज हमसे मिलें। अगर आप नहीं मिलती हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसकी रीजन है कि आप फिर जिन लोगों को मिल रहे हैं वो लोग हमसे बात कर लेते हैं, फिर उनकी कही हुई बात सामने आ जाती है। अब अगर शीला जैक्सन ली से मिल के आपने कौन सा तीर मार लिया, बाय द वे आप और मैं और हम सब हम तीनों जानते हैं, और वहां पर क्या बात हुई होगी ये भी हम तीनों जानते हैं, और उन्होंने आगे से क्या कहा होगा ये भी हम तीनों जानते हैं। वॉशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो हैं अनवर इकबाल साहब हैं और वाजिद अली सैयद हैं। वाशिंगटन एरिया में बहुत अरसे से जर्नलिज़्म के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वाशिंगटन पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दोनों पे गहरी नज़र है। अभी हमारे वज़ीर कानून साहब जो हैं वाशिंगटन के दौरे पे हैं। पहले बताया गया था कि निजी दौरे पे हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि उनको शीला जैक्सन और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग करते भी पाया गया। तो लेकिन उन्होंने जर्नलिस्टों से किसी भी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही बात की। तो पहले वाजिद अली सैयद साहब एंड अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। जनाब मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा, अनवर इकबाल साहब आपसे शुरू करूँगा कि ये प्लीज़ बताइएगा कि इनका ये दौरा आपको पता चला था कि ये निजी है, लेकिन ये फिर जो है तब्दील हो गया। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है अगर आप निजी दौरे पे आए। कहा यह गया था किसी की शादी में शिरकत के लिए आए थे और उस दौरान अगर एम्बेसी ने उनकी मुलाकातें अरेंज कर दी कुछ लोगों से, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, वाजिद अली सईद साहब, आपने अभी व्हाइट हाउस के सामने बहुत सारे जो ये मोदी साहब आए थे और उसके ऊपर भी जो बातें, मतलब काफ़ी शोर उठा। मोदी साहब ने अपनी तकारीर में भी बहुत सारी चीज़ें कहीं। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा उसको आप बताएँगे हमारे नाज़रीन को कि पाकिस्तान को अमेरिका के अंदर मोदी साहब ने किस तरीके से पेश किया? खैर वो तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें बहुत तौर पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान को किस तरह टारगेट किया गया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी जब इंडियन जो भी हाई रैंकिंग यहाँ पर पॉलिटिशियंस या लीडरान यहाँ पर आते थे और जब आके मुलाकातें करते थे, चाहे वो ट्रम्प का दौर हो, चाहे उससे पहले ओबामा का दौर हो, या उससे पहले जब बुश का भी हमने हमने सबने मिलके वो देखा हुआ है।
तो जब भी आते थे तो कोई ना कोई इस किस्म की बात ज़रूर होती थी कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू होती है उसके अंदर दाइश, अल-कायदा के साथ-साथ लश्कर-ए-जंगवी और ये वो और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म और इस हवाले से हमेशा से ही रहा है। बीच में कुछ अरसा शायद थोड़ा-सा कम कम भी हो गया था, लेकिन उसका एक कमबैक जो है इतनी डिटेल के अंदर पाकिस्तान को इस तरह टारगेट करके ये बात करना, नाम लेकर ये बात करना, तो इट वाज़ नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन ये है कि मेरे कहे बगैर ही मेरा ख़्याल है कि वो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, जो ऑफ़िशियली अमेरिका और इंडिया की समिट मीटिंग के बाद जो इश्यू की गई है, उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से ख़ासी नेगेटिव जो है वो बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो दूसरा ज़िक्र आप कर रहे थे उसके व्हाइट हाउस के सामने जब समिट मीटिंग चल रही थी, व्हिच मीन्स के इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट जब व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग कर रहे थे, तो व्हाइट हाउस के बाहर जिस तरह प्रोटेस्ट एक होता आया रहा, उस तरह नहीं था इस दफ़ा। 2 चीज़ें मैंने नोट की। व्हाइट हाउस के सामने वो जो रोड है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और आके तस्वीरें वगैरह लेते हैं, जो लफ़ाइट जो पार्क है, वहाँ पर आम तौर पे खासी चहल-पहल और प्रोटेस्ट वगैरह और लोगों के जत्थे आए हैं और ख़ास तौर पे सिख जो उनकी कम्युनिटी के लोग और फिर कश्मीरी बड़ी तादाद में आते थे और जो डिसेंट वॉइस जितनी भी हैं सिविल सोसाइटी की इंडिया की, वो भी वहाँ पर इकट्ठी होती रही हैं हमेशा से। लास्ट टाइम भी हुई थी। इस दफ़ा जो काबिल ज़िक्र बात ये थी कि एक तो उन्होंने लफ़ाइट पार्क को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया था। तो एज स्ट्रीट जो उसके सामने वाली स्ट्रीट है, वहाँ पर सिर्फ सिख कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो एंटी मोदी नारे भी लगा रहे थे। अच्छा, उसी स्ट्रीट के ऊपर 4-5 ट्रक्स भी खड़े हुए थे जिसके अंदर डिसेंट वॉइसेस की बात हो रही थी, जिसके अंदर ये बात भी हुई कि जी जब से बीजेपी के गवर्नमेंट आई है, जो को 9 साल अब हो चुके हैं मोदी सरकार को, तो उसमें जो-जो वहाँ पर ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिन-जिन कम्युनिटीज़ के साथ हुई हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जिसके अंदर बिला तफरीक सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और दूसरे जो एलीट हिंदू जिसे कहते हैं, वो शामिल नहीं हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उसको तस्वीरी शक्ल में, दस्तावेज़ी शक्ल में वहाँ पर दिखाया गया। तो ये एक नई इस दफ़ा जो है वो चीज़ थी। जो मुझे थोड़ी-सी हैरत हुई वो ये हुई कि जो कश्मीरी कम्युनिटी है, जो आके हमेशा और ख़ास तौर पे अब जब अगस्त 2019 के बाद से जब ये हुआ, उसके बाद से इतनी खामोशी क्यों है? क्यों लोग बाहर नहीं आते हैं? जब ये प्लान्ड सब 3 दिन का जो उनका विज़िट था, बहरहाल पूरे शहर को यहाँ पे पता होता है, इंडियन कम्युनिटी ने भी यहाँ पे सारे इंतज़ाम किए थे, अमेरिकन्स जो हैं, उन्होंने भी ऑफ़िशियल जो मीटिंग्स हैं, वो भी प्लान करते हैं, तो सबको पता होता है कि कौन कहाँ पे जाके क्या बात कर रहा है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो कश्मीरी लीडरशिप है यहाँ पर, उन्होंने इस दफ़ा ऐसा क्यों वहाँ पर क्यों अपना हिस्सा नहीं डाला? ये थोड़ी-सी मेरे लिए एक अजीब सी बात थी कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा अनवर साहब, पहले ये होता था कि जब भी इस किस्म के मुज़ाहरे होते थे तो तमाम जर्नलिस्टों को फ़ोन भी आते थे, कश्मीरी रहनुमाओं के भी फ़ोन आते थे कि आप आएँ, कवर करें। लेकिन हमने देखा कि इस दफ़ा किसी के पास कोई, ना मेरे पास ना और मैंने मालूम किया है कि किसी के पास इस तरह के फ़ोन नहीं गए, ना ही उनको इन्विटेशन दी गई। तो इसकी क्या वजह है कि जर्नलिस्टों को क्यों दूर किया गया? और फिर मॉन्यूमेंट पे जो उन लोगों ने थोड़ा बहुत जो वहाँ पे एहतजाज किया, क्या कहेंगे? इसकी क्या वजह है कि वो अब जर्नलिस्टों को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, वो ज़रीफ़ ने जर्नलिस्टों को इन्फ़ॉर्म किया था, उसने सबको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे थे और फ़ाई साहब ने भी किया था लोगों को इन्फ़ॉर्म, लेकिन इस दफ़ा कोई ऑर्गेनाइज़ तरीके से बड़े पैमाने पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया और मेरा ख़्याल है शायद उसकी एक वजह ये है कि एम्बेसी दूर रहना चाहती है क्योंकि मुसलसल जो मुज़ाहरे वगैरह हुए पीटीआई के, उसमें एम्बेसी को ये भी तो डर हो सकता है कि बीच में वो कश्मीर पे नारा लगाते-लगाते इमरान खान ज़िंदाबाद का नारा लगा दें। यानी हुकूमत के खिलाफ ना भी बोलें, अगर इमरान खान ज़िंदाबाद भी लगा दें तो मसला हो जाएगा और ये बहुत मुमकिन था कि उसमें कश्मीर ज़िंदाबाद और कश्मीर को आज़ाद करो और साथ कहते थे पाकिस्तान को भी आज़ाद करो। तो इसलिए इस दफ़ा मेरा ख़्याल है एम्बेसी थोड़ा-सा डरी हुई थी। अच्छा अनवर साहब, अभी जो वज़ीर कानून साहब आए हुए हैं, उसमें भी जो है जर्नलिस्टों को बिल्कुल उनसे दूर रखा हुआ है और एम्बेसी ने तो फ़ोन उठाना भी बंद कर दिए हैं। मैंने कई दफ़ा प्रेस अत्ताशी को भी फ़ोन किया और
काउंसलर को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने, ये क्या वजह है जहां जर्नलिस्टों को क्यों दूर रख रहे हैं वजीर कानून से? ये वज़ीर क़ानून की बात नहीं है, कुछ अरसे से ये पॉलिसी चल रही है हमारी एम्बेसी की। मसलन आपने देखा होगा कि जो इवेंट्स होते थे, सोशल इवेंट्स होते थे, उसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ख़ास तौर पे जितने इवेंट्स होते थे, उसमें बुलाया करते थे जर्नलिस्टों को, अब उसमें नहीं बुलाते। सफ़ीर के घर पे जो इवेंट्स होते हैं, उसमें बुलाया करते थे, अब वो नहीं बुलाते। जो कम से कम मुख्तलिफ़ मैं इसमें ऐड कर दूं, कम से कम जो मेन स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं बुलाया जाता, बाकी तो किसी के नाम कुछ भी लगाकर बुला लेते हैं, बट यस। नहीं, अब मीडिया से ज़रा थोड़ा-सा उनका शायद उनका ख़्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या क्या वजह है, लेकिन वो नहीं बुलाते और मज़े की बात है कि ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है, 2 साल तो तकरीबन हो गए हैं। 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है और पिछले 1 साल में और ज़्यादा हो गया है कि मीडिया को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा जाए। आपने देखा कि इवन इस्लामाबाद में भी जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ मार दिया सवाल करने पे। तो और उसकी उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो मुश्किल सियासी और माशी हालात हैं, उसमें हुकूमत के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अब अगर वज़ीर कानून साहब बुलाते, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो उसमें ज़ाहिर है जो इस वक़्त पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत-ए-हाल है, सबसे पहले तो सियासी, उस पे भी लोग सवाल उठाते और उसके बाद जो माशी सूरत-ए-हाल है, उस पे भी उठाते। अब उसमें वो क्या जवाब दें माशी तौर पे, उनसे मुल्क संभल नहीं रहा है। अदलिया के हवाले में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उसके ऊपर हाँ, भी लेकिन सवाल। लेकिन ये 3 चैनल जो हैं, जैसे जियो है, एआरवाई है, डॉन है, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं। इनके जर्नलिस्टों को भी दूर रखा जा रहा है। हमने पहले देखा कि कभी-कभी आप लोगों को प्राइवेट भी खबरें मिल जाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि इन लोगों को तो बिल्कुल मुस्तकिल बुनियाद पे दूर रखा गया, खबरें देने तो के लिए उसमें कुछ। हमारा हमारा फ़ायदा हो गया है, हमारा नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा ये हो गया है कि अब हम उनसे नहीं लेते। मतलब हमारा क्या नुकसान है, अब हम वही खबर स्टेट डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, वही खबर व्हाइट हाउस से ले लेते हैं और उनको तकरीबन मेरा ख़्याल है मैं, वाजिद और जहाँ ज़ेब तो खुद पहुँच भी जाता है और मैं और वाजिद तकरीबन रोज़ाना ईमेल करते हैं, रोज़ाना उनका जवाब आता है, रोज़ाना हम खबर बनाते हैं, रोज़ाना दे देते हैं। तो उनकी मर्ज़ी है भाई, उन्होंने फ़ैसला किया है, वो ये समझते हैं कि इस तरह काम चला सकते हैं। हमारा तो दिल नहीं करता, हमारा तो दिल चाहता है कि पाकिस्तान का वर्ज़न भी जाए, पाकिस्तान की बात भी जाए, लेकिन वो दूर रहना चाहते हैं तो उनका डिसीज़न है, हमारा फ़ैसला नहीं है, हम तो वेलकम करेंगे। हमने बल्कि जब भी मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा है कि देखें आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रह के कब तक चलेंगे? आपको चाहिए कि सबको साथ लेके चलें, लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों ये पॉलिसी तब्दील हुई है लेकिन ये तब्दील और शायद उसकी वजह यही है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। आप देखें ना, अब जो बयान आया है वज़ीर क़ानून का कि नहीं जी, कोई लिस्ट नहीं बनी और किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब अगर इस तरह की बात हमारे और आपके सामने होती तो हम ये कहते कि ठीक है भई, और हमारे लिए हमारे सर का ताज हैं और पता नहीं क्या हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो हम फिर उनको ख़ास तौर पे हम उनको उनकी तवज्जो मबज़ूल करते जो वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ़ के बयान की तरफ उन्होंने शेमलेस कहा उन्होंने कि लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गों को दफ़न करने आते हैं और किसी काम के लिए पाकिस्तान नहीं आते, इंग्लिश स्पीकिंग पाकिस्तानी। तो ये तो फिर वो सवाल उठता उसका, वो नहीं चाहते थे ये सवाल उठाया जाए कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ इस हुकूमत में मैंने देखा एक कमज़ोरी ये है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी की गुफ्तगू कर रहा है, भात-भात की बातें हो रही हैं और हर बात पे एक-दूसरे पे इनको वो होता है, मसला खड़ा हो जाता है। इवन जो इंटरव्यू वेस्टर्न मीडिया को भी देते हैं, वो इंटरव्यूज़ की भी बाद में वज़ाहतें हो रही होती हैं क्योंकि इनका आपस में कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। तो शायद इसलिए वो चाहते हों कि मीडिया से दूर रहा जाए। अच्छा अच्छा, वाजिद ये बताएँ कि ये जो अभी अनवर साहब ने बात बताई कि लिस्टें बनी हैं, आपने भी देखी होंगी लिस्टें, 600 प्लस पेजेस की लिस्टें बनी हैं। मैंने उसको बगौर मुताला किया, उसमें बहुत सारे यूएई के भी हैं, इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका के भी लोग हैं उसमें, लिखा हुआ भी है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो तारड़ साहब हैं, वज़ीर कानून, कि जी हमने जो है मुलाकात की पाकिस्तानी कम्युनिटी से और जो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग के कुछ लोगों से मुलाकात की। ये जो इस तरह की प्रेस रिलीज़ और इस तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन वो सही मानों में ये नहीं बता रहे कि शीला जैक्सन से उनकी क्या बात हुई या और जिन लोगों से मुलाकात की उन्होंने, तो ये आखिर क्या वजह है? ये इनका यार मैं निजी ये दौरा तो है, आप मानते हैं इसके निजी दौरा है या
भाई वो मुझे तो बता के आए नहीं थे, एक सीधी-सी बात है। बात ये है कि ये एम्बेसी का प्रेरोगेटिव है, वो किसको एंटरटेन करती है, किसको नहीं करती है। वो मिनिस्टर हैं, उनके लिए इन्होंने कोई ना कोई इंतज़ाम किया होगा और ये कोई एक केस तो है नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए वो क्या नाम मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा जिस वक़्त मुशीर हैं शहबाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर के, वो भी हर जगह वो अपनी बेटी को यहाँ पे मिलने आते हैं, तो फिर वो आके स्टेट डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फरमाइश डाल देते हैं कि क्यों और फिर उसके बाद फिर प्रेस रिलीज़ भी चला जाए। आपको याद होगा पिछले साल की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर को वज़ाहत करनी पड़ी थी कि वो हमसे पूछे बगैर गए और जाके मिले, तो ये थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट उनका शुरू हो गया था। तो जो बंदा यहाँ पर आता है, चाहे वो सैर-सपाटे के लिए आए, चाहे वो अपने बच्चों को, औलाद को मिलने के लिए आए, आप कहते हैं निजी दौरे, लेकिन यहाँ पर आके खाबे भी खाने होते हैं, लोगों से मिलना भी होता है। हमें नहीं पता है कि किस किस्म के इंटरेस्ट यहाँ पे लोगों के इन्वॉल्व हैं। जो पीपल्स पार्टी के आते हैं, वो भी पीपल्स पार्टी तक महदूद रहते हैं, जो मुस्लिम लीग के आते हैं, वहाँ तक महदूद रहते हैं, जो पीटीआई के आते थे, वो भी किसी और से दोबारा इंटरेक्शन करना नहीं पसंद करते थे, वो सिर्फ अपने-अपने उन हलकों के, जिनको उन्होंने वहाँ पर वापस जाके इस्लामाबाद में एंटरटेन करना होता है, या फिर वो फ़ोन करवा के कह देते हैं कि जी आप ज़रा टेक केयर कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल ये उनका एक आपस का ताल्लुक है, वास्ता है, वो ठीक है। हमारा तो काम सिर्फ ये है कि हम होते हैं खबर के पीछे। आप हैं, आप आके मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अनवर साहब जानते हैं कि अब हमें इस प्रोफ़ेशन में इतना अरसा हो गया कि हमसे ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अपनी सिर्फ़ गुड्डी ऊँची करने के लिए आप वो करते रहें, वो फिर ठीक है। अब उसका तो हम अपना वो जो 2 पार्टीज़ हैं, उनका आपस का मामला है, ये एम्बेसी है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम जो कहते आ रहे हैं, जो हमारा हमेशा से इश्यू रहा है एम्बेसी के साथ भी या जो भी कोई भी हुकूमत में हो उनके साथ, वो ये है कि जब आप इस किस्म की चालाकियाँ करते हैं, जब अभी छुपाने की कोशिश करते हैं, जब ये देखें ये लोगों को मिले हैं, तस्वीरें भी खींची गई हैं, बातें भी हुई हैं, वीडियोज़ भी बनी हैं, उसमें से कोई ना कोई चीज़ निकलेगी, उसका फिर उस बात का कोई बतंगड़ बनेगा, फिर आपके पास वज़ाहत देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा बड़ा जो मेजर पॉइंट है जिसका अनवर साहब ने भी इशारा किया था वो ये है कि जब कोई गेस्ट आता है, आपने पाकिस्तान का वर्ज़न या पाकिस्तानी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, बाकी वो मीडिया के नाम पे बहुत कुछ चलाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जब आप ब्लैक आउट कर देते हैं, तो हमारा काम तो वहाँ नहीं रुक जाता। आप लोगों ने जिन लोगों से मुलाकातें की हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, तो वो तो बात कर देते हैं। उन्होंने तो हमारा ब्लैक आउट नहीं किया हुआ। बल्कि अनवर साहब गवाह इस चीज़ के भी हैं, बहुत इस किस्म की चीज़ें हैं जो शायद अनवर साहब उसका पॉइंट आउट भी करें कि इन्होंने दूसरी पार्टी को भी मना करने की कोशिश की कि आप मीडिया से इंटरेक्शन ना करें। सो ऐसा होता नहीं है और यही बात एम्बेसी से और ये कि और भी जो लोग आते हैं उनसे ये की गई कि आप प्लीज़ हमसे मिलें। अगर आप नहीं मिलती हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसकी रीज़न है कि आप फिर जिन लोगों को मिल रहे हैं, वो लोग हमसे बात कर लेते हैं, फिर उनकी कही हुई बात सामने आ जाती है। अब अगर शीला जैक्सन ली से मिल के आपने कौन-सा तीर मार दिया बाय द वे? आप और मैं और हम तीनों जानते हैं और वहाँ पे क्या बात हुई होगी, ये भी हम तीनों जानते हैं और उन्होंने आगे से क्या कहा होगा, ये भी हम तीनों जानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा-वैसा आम कहा पे बात होगा, हुई होगी तो हम वाजिद, आम आम पे गुफ्तगू हुई होगी। इस दफ़ा पाकिस्तान आम का सीज़न आम है, आम आ गए हैं मार्केट में। कल माय यहाँ पे पॉइंट इज़ दैट वाशिंगटन में भी माय पहुँचे पॉइंट इज़ और हाल एम्बेसी शायद अमेरिकन्स इतने डिप्लोमेटिक हैं कि वो इसी तरह ही बात करते हैं, हाँ जी, बड़े खुशाइंद रहा, बहुत अच्छा रहा, अच्छी बात है, ताल्लुकात अच्छी होने भाई कौन ये कहेगा कि ताल्लुकात खराब होने चाहिए? बिल्कुल। ताल्लुकात खराब होने के बावजूद कभी किसी ने कहा है कि जी हमारे ताल्लुकात इनके साथ ठीक नहीं है और नहीं होने चाहिए और इन्होंने बड़ा कुछ किया। ऐसा वाकया पीछे सलाला का वाकया हो गया, ओसामा बिन लादेन का वाकया हो गया और क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर कितनी रिजेंटमेंट थी, लेकिन कभी किसी ने अ, इस ऑफिशियल फोरम पे आके ये नहीं कहा था कि देखें जी ये पाकिस्तान ये करता रहा क्योंकि सबके सामने नजर था एक्शंस जो हैं वर स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स सो वाजिद दूसरी ये बात ये है चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो मीडिया से डील करते हैं उन लोगों को कि भाई आप नहीं बुलाएँगे ठीक है, लेकिन जो लोग जिन लोगों से आप मुलाकात करवा रहे हैं, अमेरिकन से अगर वो मीटिंग हो रही है, तो वो तो हमको कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे हमसे, जो चाहे जैसा भी करेंगे। लेकिन उसमें आपका जो एस्पेक्ट होना चाहिए, आपका जो वर्जन होना चाहिए, वो फिर उसमें खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको वज़ाहतें देनी पड़ती हैं। असल में वाजिद एक बात इसमें ये है कि इन दोनों का दोनों साइड जो है नी पीटीआई वाले भी और हुकूमत वाले भी दोनों एक दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। मसलन राइट, मोदी का विजिट आ रहा था, बड़े अरसे से पता था, बयानात आ रहे थे, व्हाइट हाउस ने 2-3 हफ्ते पहले से ब्रीफिंग शुरू करी थी, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में ज़िक्र होता था। कांग्रेसमैन बयानात दे रहे थे, इंडियन लीडर्स बयानात दे रहे थे।
लेकिन उस सिलसिले में ना हुकूमत ने कुछ किया, ना पीटीआई ने कोई बयान दिया, ना कश्मीर पे कोई गुफ्तगू हुई, ना कश्मीरी एक्टिविस्ट ने किया। क्योंकि इस वक़्त हमारे यहाँ जी। सारा जो फ़ोकस है वो ये है कि वॉशिंगटन में ख़ास तौर पे कांग्रेस के मेंबर्स जो हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनके सामने पीटीआई का और पीडीएम की हुकूमत का, मुस्लिम लीग का, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी वाले इतने एक्टिव नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग और पीटीआई वाले हैं, उनका बेहतर इमेज पेश किया जाए, बिल्कुल ठीक, उनकी हिमायत बिल्कुल ठीक। हासिल की जाए। और वो इस वक़्त जो मुल्क और उसके मफादात हैं, उस पे गुफ्तगू नहीं हो रही है। सारी गुफ्तगू जो हो रही है अपोज़िशन और हुकूमत के मफादात की और एक-दूसरे को वहाँ प्रोजेक्ट करने की। अब उसमें अगर आप देखें ना, अगर ये कश्मीर पे बात कर रहे होते दोनों मिलके, तो ज़रूर हमें बुलाते। लेकिन कश्मीर कश्मीर पे बात नहीं की। अब क्या क्या बुलाएँगे कि उन्होंने जाके क्या कहा होगा? यही कहा होगा ना कि पीटीआई झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने नहीं कहा होगा कि कश्मीर पे कुछ करें। उन्होंने नहीं कहा होगा कि मोदी से जो आपने समझौते किए उन पे कुछ करें। उन्होंने कहा होगा कि पीटीआई झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई वाले क्या कहेंगे कि नहीं, हम पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, हम सही कह रहे हैं। तो सारा मामला तो वहाँ वहाँ पे फँसा हुआ है। आगे किसी ना कोई मईशत पे गुफ्तगू हो रही है, ना और दूसरे मसाइल जो हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उन पे गुफ्तगू हो रही है। सारा मसला पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा है लेकिन और अनवर लोग साहब, बात नहीं करते। जो पीटीआई का, इसका मतलब है कि जो पीटीआई के ज़माने में एक बात कही गई थी कि कश्मीर का जो है वो फैसला कर लिया गया है। जैसे 370 पे शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, और उसके बाद हम आधा घंटा सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद खड़े हुए थे। तो ये सब उसी की ही एक मतलब उसी का एक पार्ट है, जो आज कश्मीर नहीं, पे नहीं, बात नहीं, नहीं हो रही। ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करो कि जैसे लगता है कि पीटीआई ने कोई सौदा कर लिया कश्मीर का। पीटीआई ने सौदा नहीं कर लिया, ना ये हुकूमत कश्मीर का सौदा करी। पाकिस्तान की सारी हुकूमतें कश्मीर से सिंसियर हैं। मसला ये कि जो बात ये नहीं मानना चाहते, कहना चाहते, वो ये है कि माशी तौर पे इंडिया इतना मुस्तहकम हो चुका है कि अब इंडिया के मुकाबले में आपकी बात बेवज़न हो जाती है। अगर एक ऐसा मुल्क है जो, अगर फ़र्ज़ करें हम 2 जहाज़ लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें कर्ज़ा चाहिए, जो हम 30 साल में अदा करेंगे कि 40 साल में अदा करेंगे, नहीं कर सकेंगे, बाद में माफ़ करवा लेंगे, ठीक है ना? और उसके मुकाबले में ऐसा मुल्क है जो 500 जहाज़ों का ऑर्डर दे रहा है और कैश पेमेंट करने को भी तैयार है, किस्तों में सही, पूरा एग्रीमेंट करने को तैयार है, जिससे खुद अमरीकी कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो जब इन दोनों मुल्कों का कंपैरिज़न होगा, तो बड़ी सीधी-सी बात है। तो वो आज मैं आप पढ़ो तो जो जो भी आर्टिकल्स आए इन अमेरिकन मीडिया में, उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंडिया में ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन हमारे मफादात भी ये हैं। यानी वो ये कहते हैं कि ठीक है, सॉरी, बहुत बुरे बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे मफाद में इंडिया से डील करना है तो हम डील करते रहेंगे। तो जब इतना माशी तौर पे 2 मुल्क में फ़र्क हो जाए, तो आपकी बात कोई नहीं सुनता और इस बात की वजह से कोई साजिश नहीं कर रहा है, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। इसी तरह देखें, अब इमरान खान का एक बयान वो आया था, अटलांटिक काउंसिल को इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा कि हमसे खुद मुझसे खुद कई दफ़ा बाजवा साहब ने कहा कि हम इंडिया के साथ एक लंबी जंग नहीं लड़ सकते। और अब सब गुस्सा कर रहे हैं, बाजवा साहब पे भी, इमरान खान साहब पे, उन्होंने कैसा किस लिए क्यों कहा ऐसा और ये असल बात क्या है? बात असल तो यही है भाई कि हकीकत ये है कि आप इस वक़्त एक लंबी जंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि आपने देखा था 71 में भी इंडिया ने किया था, उस वक़्त इंडिया के पास इतने बेहतर हथियार नहीं थे, उन्होंने कराची पोर्ट ब्लॉक कर दिया था। इस दफ़ा फिर आपके पोर्ट्स ब्लॉक करके बैठ जाएँगे और अब आपके पास आपके ईरान जैसे ताल्लुकात नहीं हैं कि लैंड से आपके पास पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आपका पोर्ट अगर ब्लॉक कर देंगे तो महीने के अंदर-अंदर आपके जहाज़ और आपकी गाड़ियाँ और इवन जो आपके बस और ट्रक जो चलते हैं मुल्क के अंदर, वो खड़ी हो जाएँगी। जब गाड़ियाँ और ट्रेनें, जहाज़ खड़ी हो जाएँगी तो आप कैसे आजकल की जंग तो आप नहीं लड़ सकते। तो ये सारी मजबूरियाँ हैं। हमारे हुक्मरानों का मसला ये है कि वो अवाम से मजबूरियाँ शेयर नहीं करते और इसलिए अवाम उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करती है, इसलिए लोगों में गम और गुस्सा फैलता है। मैं अगर इसमें शेयर करके चलें तो लोग समझेंगे भी और उनसे कोऑपरेट भी करेंगे। मैं बात इसमें कर मैं इसमें मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात, क्योंकि ये तो एक दावा किया गया है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात की गई थी, तो ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है। ये हुँ, अच्छा है कि अगर ऐसी कोई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर उनको एड्रेस किया जाए, उसके हवाले से हुँ। कोई प्लान बनाया जाए और फिर आगे चला जाए। लेकिन जो झूठ बोलना है, जो गुमराह करना है,
लोगों को, अपनी ये अवाम को, अब ये जो इन्होंने रेफरेंस दिया है जंग का, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप उस वक़्त उस आपकी इक्तिसादी और माशी सूरत-हाल ऐसी है कि आप इस किस्म का कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्लाइमेक्स बिल्कुल, किस्म के कि बिल्कुल। आप कोई कि आप कुछ भी कर सकें, क्योंकि ये बात कहना कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और डिफ़ॉल्ट होने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत आप फ़र्क है। डिफ़ॉल्ट करने से मतलब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री, आपके खाना-पीना, आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हर चीज़ कितनी मुतासिर होगी और उसके अंदर जो हमारे और भी अखराजात हैं, जो कि ज़रूरी अखराजात हैं, वो किस कदर मुतासिर हो सकते हैं, एक बात। दूसरी, अब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हफ्ता पहले तक कह रहे थे, ये जून के एंड तक हो जाएगा जी आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा। भाई किस किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्या बेसिस है आपके पास ये कहने की? क्योंकि आईएमएफ अप्रूव कर देगा। हमारे यहाँ कल्चर ये होता है कि मैंने अनवर साहब को कहा कि अनवर साहब ज़रा आसिम से बात कीजिएगा, वो फलाना काम तो करवा दें। तो हमको भी वहाँ पर सोच यही दी जाती है कि जैसे बस आईएमएफ से बात, उनसे कह दिया, एमटी से कह दिया, बस वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अभी तक आपकी स्टाफ लेवल की मीटिंग हुई नहीं, वो पेंडिंग हाँ, चली आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि जून के एंड तक जो बोर्ड है, वो बैठ के कर देगा। अरे वो भाई कम से कम 20 दिन वाजिद, लेते आज हैं भी ये। खबरें इस यही आ रही हैं कि हो जाएगा और वजीर आजम का दौरा कामयाब हो गया, जो पाकिस्तान के टिकट चल रहे हैं, जिसपे मंसूर अली खान ने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे कि सारे टीवी चैनल्स पे एक ही टिकट चल रहा है, लगता है कि एक टिकट जो है भेजा गया और कहा ये चला दो। तो नहीं यार, आसिम, बात ये कि एनालाइज कोई नहीं करता ना, 20 दिन तो चाहिए होते हैं कम से कम अप्रूव करने के लिए। तो पहले तो वो स्टाफ मीटिंग होगी, वो उसका स्टाफ रिपोर्ट बनेगी और वो 20 दिन लेंगे कंसीडर करके, फिर मीटिंग होगी वाशिंगटन में और फिर अप्रूव करेंगे। तो 30 को तो आपका प्रोग्राम एक्सपायर कर रहा है, तो जी। आपको तो ये प्रोग्राम तो नहीं मिलता। हाँ, कोई नए प्रोग्राम की बात करें तो अलग बात है, वो फिर क्या आईएमएफ पाकिस्तान को नया प्रोग्राम देने को हो तैयार सकता है होगा, ये भी हो एक। सकता है कि आप एक्सटेंशन दे दें, हो सकता है 9वें-10वें कोई मिला के दे दें, लेकिन ये क्लेम कर देना कि जी वो 30 तक, बस 30 तक हो जाएगा, भाई जब तक स्टाफ मीटिंग मुकम्मल नहीं होगी, जब तक वो फाइल नहीं करेंगे और कहेंगे कि जी इसमें हमारी डिस्कशन हो चुकी है, उस वक़्त तक बोर्ड फिर बैठ के डिसाइड करेगा कि उन्होंने कब बैठ के इसके ऊपर बात करनी है। और अभी तक हमेशा ये होता होता आया है कि बोर्ड आमतौर पे स्टाफ लेवल की मीटिंग को अप्रूव करता है। लेकिन हुँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बोर्ड रिजेक्ट भी कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, आप जाके दोबारा ट्रिगर सकता है। इन इश्यूज के ऊपर बात करें। ये चीज जो लॉजिकल स्टेप वाइज चीजें हैं उसको सोचते नहीं है और सिर्फ ये क्लेम कर देते हैं बस हमारी बात हो गई है। अब वो इसीलिए नहीं चाहते हैं ना कि मीडिया के पास आएँ। अब उनको सोशल मीडिया हाथ आ गया है। सोशल मीडिया में आप एक तरफ़ा अपनी बात डाल देते हैं और आपको परवाह नहीं होती कोई उसको मानता है या नहीं मानता। आप पीछे देखें तो 2 लाख कमेंट्स होंगे उस चीज़ के खिलाफ, लेकिन हुकूमत खुश होती है कि हमने अपनी बात कर दी, क्योंकि ले, उसको जवाब नहीं देना पड़ता। ले, और मेन स्ट्रीम मीडिया में जवाब सवाल होता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि फिर बाकी कुछ। लेकिन अनवर साहब आप ये देखें ना कि अब वो जर्नलिस्टों मतलब इतना ज़्यादा उनके ऊपर कौन-सा प्रेशर है कि अब एक टीवी चैनल पे ये आ रहा था कि देखें जी इसहाक डार पे इतना प्रेशर है, तो अगर आप लोग एकदम पूछेंगे इस तरह के सवालात तो गुस्सा तो आ ही जाता है। लेकिन ये कौन-सा तरीका है, हमने पहले भी देखा है कि सारा गुस्सा आपकी टेंशन का सहाफ़ियों पे उतरता है। आपने उसको थप्पड़ मार दिया और उसके बाद फिर उसको बुलाया अपने ऑफिस में और ये कह के बुलाया गया था कि जी हम वो जो है आपसे सॉरी करेंगे। तो वो अपने ब्यूरो चीफ के साथ जब वहाँ पहुँचा, तो उसने उस वक़्त भी कहा कि उनका रवैया बहुत सख्त था और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे जो है माफ़ी माँगूँगा और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी। लेकिन ये एक सिलसिला कैसा चला गया कि आप अपना सारा गुस्सा जो है हर जमात वाला जर्नलिस्टों पर निकाल देता है। ये एक पैटर्न जो है ना वो सेट होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे वाजिद आप? यार पहले कुछ ना कुछ तलखी तो हो जाती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछली दौरे हुकूमत में और फिर जब से इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी, आपको याद होगा कि जियो के खिलाफ खास तौर पे जब उनकी रैलीज भी कवर किए करने जाते थे लोग, तो उस वक़्त भी उनके ऊपर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो आते हैं मानने वाले, जो पार्टी के कारकुनान हैं, वो आके किस तरह मीडिया को अटैक करते थे। और ये एक बना दिया गया है नैरेटिव कि अगर आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कहीं से भी उनको शायद ऐसा लगता है कि ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगी उसको जवाब देना, तो उस वक़्त फिर वो अटैक मोड पे फ़ौरन आ जाते हैं। और ये दोनों करते हैं, वो अपोज़िशन वो वाले भी, हुकूमत वाले भी, वो दोनों जो करते जी, 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 मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो जो नैरेटिव उन्होंने बना दिया, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि ओवर द ईयर्स के अब आप हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, आप जब भी मिलते हैं बड़ी अच्छी
तरीके से बात होती है। लेकिन जब मीडिया की बात आती है तो उस वक़्त फिर वो एक फ़ौरन उनका आ जाता है कि नहीं ये अब हम इनसे बात नहीं, बायकॉट कर देना है, गालम-गलौच कर देनी है। आपके साथ तो कई दफ़ा हुआ, मुझे तो हम तो जानते हैं कि आपको कितना सुनना पड़ा है। तो ये जो इन्होंने कल्चर बना दिया वो फिर आगे सीप इन कर चुका है। अब उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो डार साहब के साथ तलखी कलामी कुछ न आगे पीछे थोड़ा बहुत हमेशा ही होता रहा है, किसी भी सियासतदान के साथ कोई ना कोई ऐसा होता है जो सवाल चुपता हो जाता है, कोई ना कोई जवाब ऐसा चुपता हुआ आ जाता है, ये हो जाता है। लेकिन अब उसके अंदर जो एग्रेसिवनेस आ गई है कि सवाल पूछा ही क्यों, और उसके अंदर ये फैक्टर मेरा ख्याल है जो अनवर साहब ने भी जिसका इशारा किया था कि सोशल मीडिया पे आ गया, अब आपने अपनी बात करनी है, बस बात खत्म होगी। अब मीडिया आप देखिए कि मेनली वही चलाता है, ही सेड शी सेड, इन्होंने ये कहा फिर उन्होंने फिर ये कह दिया, फिर उन्होंने जवाब में ये कह दिया, फिर उन्होंने जवाब में ये कह दिया। खबर तो होती नहीं है, बात तो होती नहीं है, कोई रोक के ये नहीं पूछता कि भाई आपने किस तरह क्लेम कर दिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा सकता था आप किस बात पे क्लेम कर रहे हैं। अब आज खबर छपी हुई है कि डार साहब ने कहा कि यार हो जाएगा, सब सब मिलकर दुआ करें। अब अगर बात दुआओं पर आ गई है, बस फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आप दोनों से सेम क्वेश्चन है कि पिछले दिनों हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया में शोर उठता देखा और बाकायदा कनाडा में या यूरोप में ट्रक हायर किए गए, इवन वाशिंगटन और शिकागो में भी ट्रक हायर किए गए, उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन की तस्वीरें दिखाई गई। तो आज जो है क्या अमेरिका, मैं समझता हूँ अमेरिका को वो सब कुछ पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन एक एक अजीब सा हालात पैदा किए गए कि जी पाकिस्तान इस वक्त जो है दुनिया में फ़लस्तीन से भी बुरे हालात हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो पहले वाजिद आप इस पे वो कीजिए कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ह्यूमन राइट्स के हवाले से कहीं भी झोल नज़र आता है आपको? कहीं भी ऐसा नज़र आता है कि वाक़ई अमेरिका जो है बहुत गहरी नज़र रख रहा है? नहीं, अमेरिका तो सारी दुनिया के ऊपर ही बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है। जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी, फ्रीडम ऑफ ये जो जर्नलिज्म हमारा है उसके हवाले से भी, रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से भी, तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स छपती हैं, उसके बारे में आता है। उसके अंदर उन्होंने मतलब देखें, चाइना से लेके रशिया और सऊदी अरब से लेके इंडिया सबको क्रिटिसाइज किया है और बिल्कुल नज़र रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। मैं आपको बल्कि शायद रेफरेंस थोड़ा-सा मैं ये भी दूँगा कि जब डोनाल्ड ब्लूम, जो कि एक मुद्दत के बाद हमें एक यूएस एम्बेसडर मिला था पाकिस्तान को लास्ट ईयर, तो उनकी जब हियरिंग हो रही थी, तो उसके अंदर जो बातें उन्होंने की थी, वो अगर आप ज़रा जाके उनको देखिए दोबारा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर तो हैं, लेकिन बहरहाल वो इस खित्ते के ऊपर नज़र रखेंगे, जिसके अंदर ईरान भी आता है, अफ़गानिस्तान भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है, आपके जो बॉर्डर वो है, चाइना का भी कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा, इंडिया का भी ज़रूर होगा। तो नज़र तो उन्होंने सब पे रखी हुई है। आप ये देखिए कि ये जिन्होंने ये 75 जो कांग्रेस मेंबरान थे, जिन्होंने मोदी के आने पर ये खत लिखा था प्रेसिडेंट बाइडेन को, तो उन्होंने जो रेफरेंस दिए होते हैं, उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट्स के रेफरेंस दिए हुए थे, स्टेट डिपार्टमेंट के। और उन्होंने ये कहा था कि हम ये कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो उसका तो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई सबके साथ ही किया था। ताल्लुकात देखें, वो कुछ जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ हो, वहाँ पर आप काउंटर भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ आपके पास स्ट्रेंथ ना हो, वहाँ पर आपके पास आर्गुमेंट करना और काउंटर करना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। इसके तो ब्लॉक तो रखा जा रहा है। ये कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स के एज़ अ स्टेट पॉलिसी एक अच्छी बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट इस किस्म के चेक्स एंड बैलेंस को ज़रूर मेंटेन करता है। जी, अनवर साहब, आप क्या कहेंगे इस मैं पे? ताल्लुकात के हवाले से। वाजिद की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, ह्यूमन राइट्स का जो इशू है उसमें होता ये है कि जब अगर कोई ऐसी बात करे अमेरिका जो हमारे फेवर में जाए या इंडिया के फेवर में जाए, तो जो भी हुकूमत या चाइना के फेवर में जाए, तो वो हुकूमतें खुश होती हैं, हाँ देखो हमने कहा था ना कि इंडियन कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, और इंडिया वाले कहते हैं देखो हमने कहा था ना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। लेकिन जब वही बात हमारे खिलाफ जाए तो हमें वो बात बुरी लगती है। बात ये कि नज़र तो ये रखते हैं सब पे, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इनके यहाँ नेशनल इंटरेस्ट वेवर्स भी मौजूद हैं, तो ये भी अपने सारे कौमी मफादात को सामने पेश नज़र रखते हैं। और जब रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट में बिल्कुल ऑनेस्टली सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि और हम मसले इंडिया पे रिपोर्ट्स पढ़ लें, उसमें सब कुछ शामिल है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो ईसाइयों के साथ हो रहा है, जो दलितों के साथ हो रहा है, हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन हाईलाइट उसी वक्त की जाती है कोई चीज़
जब उससे अमेरिका के मफादात को नुकसान ना पहुंचे, वरना उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन उसी वक्त लिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि जो फौरी तौर पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अलबत्ता ये बातें होती रहेंगी। और जहाँ तक ताल्लुकात है, अब ताल्लुकात का जो है ना, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का तयन जो है वो ह्यूमन राइट्स पे नहीं होगा, वो चाइना के हवाले से होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का नंबर 1 कंसर्न चाइना है और अमेरिका चाइना के लिए इंडिया को तैयार कर रहा है काउंटर करने के लिए। उसमें अगर पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा तो ताल्लुकात आपके बेहतर हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान उससे दूर रहेगा, जैसे कि आजकल दूर है, तो ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं चाहूंगा 30 सेकंड लास्ट कमेंट्स वाजिद साहब कुछ कहना मेरे चाहें? ख्याल मेजर बात हो ही चुकी है, लेकिन अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से है तो मेरा ख्याल है पहले से कुछ बेहतरी है। जिस तरह एकदम बायकॉट हो गया था और बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तो कम से कम एक विगल रूम यहाँ पर है, हाँ, जहाँ बिल्कुल बेहतरी है, बिल्कुल है। पहले से बेहतरी है, तो जो एक अच्छी बात है और शायद इसी तरह ही आगे चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन हमारे पास भी कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए, कुछ साथ साथ जिसे कहते हैं ना, वो भी तो होना चाहिए ना। हम किस किस बेसिस के ऊपर सिर्फ हम रहे हैं हमेशा एक रेंटल इकोनॉमी, हमने रेंट सीख किया और उसके बाद गए। अब रेंट देने को कोई तैयार नहीं है। अब हमें खुद पे वो करना पड़ेगा और खुद हमारे पास है नहीं है जिसकी वजह से हम कर सकें। इंपोर्ट आप करवाते हैं में और फिर डॉलर की आगे पीछे होने की वजह से आपका फॉरेन खर्चा बढ़ जाता है। आप एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। जो चीजें हैं उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपका चावल था, आपका आम है, आपका आपकी और जो भी चीजें हैं, अब वहां पर डीएचए बन गए हैं सारे। तो अब आपके पास है क्या? अच्छा, उसके फिर उसको भी सिर्फ फ्रूट को अगर मसलन आम की बात करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना एक और बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भई अब इसको आप आगे इसकी सब्सिडीज बना के इसको देखें कि नहीं। जब वो नहीं आप कर सकते हैं, जब यहाँ पर अमेरिका एक ज़माने में टेक्नोलॉजी देने को तैयार था कि हम आप यहाँ से जूसेस बनाएँ, आप बिल्कुल, और चीज़ें वो करें, आप उस वक़्त भी आपने कुछ नहीं किया। तो आप अपनी इकोनॉमी को, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप इस वक़्त भी आईएमएफ का जो इश्यू चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जो बचा-खुचा रह गया है, उसमें भी आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, वो या बंद पड़े हुए हैं या वो इतने भारी हो चुके हैं कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बंद करो ना यार। सो ये बिल्कुल। यही इश्यू है जिसके ऊपर आप कहते हैं कि जी हमने मीटअप तो कर लिया है शराइत को, लेकिन वो आगे से हमें लेकिन आपने नहीं किया ना। असल असल में बात तो ये है। सो जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक़्त तक इस किस्म की चीज़ें कुछ जो भी नहीं हैं होगा। वो आपके साथ ताल्लुकात इतने ही रहेंगे जितने हैं। कितने हैं? लेकिन ये भी बहरहाल पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। आगे जी, जी अनवर साहब मज़ीद जो है लास्ट वो आपकी आपकी पॉलिटिकल और जो वो है ना इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि देखें, आपकी जो ख़ारिजा पॉलिसी है उसकी कामयाबी का दारोमदार आपकी मईशत पे होता है। अगर आपकी मईशत मुस्तहकम होगी तो आपकी ख़ारिजा पॉलिसी भी कामयाब होगी, अगर आपकी मईशत वीक होगी तो आपकी ख़ारिजा पॉलिसी भी कमज़ोर होगी। पाकिस्तान को ये बात समझना पड़ेगा और पाकिस्तान को इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। सारी डिप्लोमेसी जो आपकी है ना, अब मईशत ओरिएंटेड हो, इकॉनमी ओरिएंटेड हो, सारी गुफ्तगू इकॉनमी के हवाले से हो, सारी गुफ्तगू ट्रेड के हवाले से हो, सारी कोशिश जो है ट्रेड बढ़ाने के लिए हो। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो दुनिया में पीछे रह जाएँगे। अब दुनिया बहुत तेज़ी से, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह खुद हमारे जो हुक्मरान भी और अपोज़िशन वाले इमरान खान भी कहते थे कि दुनिया बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ होती जा रही है, बिल्कुल होती जा रही है। सॉरी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब दुनिया उसूलों से ज़्यादा ट्रेड को देखती है और आपको भी खुदगर्ज़ होना पड़ेगा, अपने ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किया, लेकिन आखिर में मैं अपने 30 सेकंड में लास्ट कमेंट में ये कहूँगा कि एम्बेसडर साहब को कि जब भी कोई गेस्ट इस तरह का आए तो आप बेशक अगर ऑफ द रिकॉर्ड ही रख लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं। उनके जवाबात जैसे वाजिद ने और नूर भाई ने कहा कि कहीं और से मिलते हैं, तो फिर बाद में जो है आपको शिकायत होती है, जवाब तो मिल जाते हैं। तो प्लीज़ काइंडली जब भी इस तरह के इवेंट हों या लोग आएँ तो आप जर्नलिस्टों को जो है उसको एक ख़ास प्लानिंग के ज़रिए दूर ना रखें। 4, 5 या 6 जर्नलिस्ट हैं जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पर। उनको जो है ज़रूर जो है उनसे मुलाकात का मौका दिया करें। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वाजिद साहब, अनवर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले वीक तक कासिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.